नमस्कार, मैं सद्गुरु गाडगे महाराज कॉलेज की तरफ से हिंदी की अध्यापिका सौ सावंत एमए। देखिए छात्रों, नवनिर्माण निराला भाई, सच हम नहीं सच तुम नहीं, आदर्श बदला, वृंद के दोहे, यहाँ तक हमने अपना अध्ययन पूरा किया है। इन सभी पाठों के बारे में आप लोगों ने घर बैठे बैठे बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन भी किया होगा। हो सकता है कि अगले हफ्ते आप लोगों के सामने एक समय तालिका आ जाएगी और उसके माध्यम से हर रोज़ एक या दो विषयों के बारे में आप लोगों का छोटा सा इम्तिहान भी होगा। इसलिए आप लोगों को अध्ययन जारी रखना है और उसके लिए जो इम्तिहान, जो पर्चा आप लोगों के सामने ऑनलाइन के माध्यम से आएगा गूगल फॉर्म की तरफ से, उस वक्त उसका अध्ययन भी करना है। देखिए, आज पेड़ होने का अर्थ, पेड़ होने का अर्थ पद्य पाठ है। उसमें हम पहला हिस्सा आज आप लोगों को बताने वाले हैं। डॉक्टर मुकेश गौतम कवि का परिचय आप लोगों को देते समय, डॉक्टर मुकेश गौतम जी का जन्म 1 जुलाई 1970 उत्तर प्रदेश सहारनपुर में हुआ। आधुनिक कवियों में अपने विशिष्ट पहचान रखी है। आधुनिक कवि यानी कि जो नए कवि है, भावबोध को सहज और सीधे रूप से इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। वर्तमान मनुष्य के सामने जो समस्याएं हैं और प्रकृति के साथ हो रहा क्रूर मजाक, आज हम देख रहे हैं कि पर्यावरण प्रदूषित क्यों हो रहा है, या अचानक बाढ़ आती है। पिछले साल आप लोगों ने बाढ़ का कहर देखा होगा। कोल्हापुर, सातारा, सांगली जिले में क्या हुआ, और इस साल भी आप लोगों ने देखा है कि बाढ़ ने कैसा कैसा रौद्र रूप धारण किया था। जिस इलाके में कि मराठवाड़ा में बारिश बहुत कम होती थी, जो कि इस साल आप लोगों ने देखा कि किस तरह से किसानों के आंखों में पानी भर दिया है। ये जो मनुष्य के साथ साथ निसर्ग भी किस तरह से अपना रौद्र रूप धारण करके किस तरह से कहर ढा रहा है, क्रूर मजाक कर रहा है, इसके काव्य में इसकी प्रखरता से उन्होंने स्पष्ट या उद्घाटित करने का प्रयत्न किया है। ये जो है मुकेश गौतम जी हास्य व्यंग्य तथा मजाक करने वाले मंचीय कवि है। फिर भी सामाजिक सरोकार की भावना आपके काव्य का मुख्य स्वर रहा है। इनकी समग्र रचनाओं की भाषा जो है अत्यंत सरल, सहज तथा मन को छू जाती है। आपके काव्य में बड़े ही स्वाभाविक और लोक व्यवहार के बिंब, प्रतीक तथा प्रतिमान दिखाई देते हैं, जो प्रभावशाली ढंग से आपके भाव और विचारों का संप्रेषण पाठकों तक करते हैं। मतलब देखिए कि कवि का परिचय आप लोगों को बताते समय हमारे मुकेश गौतम जी ने आप लोगों के सामने आधुनिक कवियों में इनका नाम आ जाता है। और इन्होंने जो मनुष्य के सामने जो समस्याएं हैं, या प्रकृति के साथ साथ मनुष्य जो खिलवाड़ कर रहा है, कुछ जीवंत उदाहरण, आए हुए अनुभव उन्होंने आप लोगों के सामने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है बहुत ही प्रभावशाली ढंग से। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अपनों के बीच, सतह और शिखर, सच्चाइयों के रूबरू, वृक्षों के हक में, लगातार कविता, प्रेम समर्थक है पेड़, इसकी क्या ज़रूरत थी, ये कविता संग्रह है आदि।
इससे भी ज़्यादा और भी है। अब तक हमने पद देखे, चतुष्पदी देखी, 4 पंक्तियों की कविता, पद, दोहे, 2 पंक्तियों के पद। आज आप लोगों के सामने जो कविता हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, मुकेश गौतम जी की वह आधुनिक कवि और उनकी नई कविता। नई कविता में नए विचार आ जाते हैं। नई कविता इनकी अभिव्यक्ति है, नए भावबोध को व्यक्त करने के लिए काव्य क्षेत्र में नए प्रयोग शिल्प और भाव पक्ष के स्तर पर किए गए। इसमें नए शब्दों का उपयोग किया गया है, नए नए प्रतिमान आप लोगों के सामने प्रस्तुत किए हैं, उपमान और प्रतीकों को तलाशा गया है। फलतः नई कविता आज के व्यस्ततम मनुष्य का दर्पण बन गई और आसपास की सच्चाई की तस्वीर। पेड़ होने का अर्थ, पाठ शीर्षक, कविता पाठ का शीर्षक पेड़ होने का अर्थ है कि पेड़ जो है यह निसर्ग के लिए, मनुष्य के लिए फलकारी है या नुकसानदायक है। ये कुछ ऐसी सोचने वाली बात है। पेड़ों का महत्व क्या है ये तो हम जानते हैं, आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ा प्रश्न जो है पर्यावरण प्रदूषण। उसमें मृदा प्रदूषण है, हवा प्रदूषण है, जल प्रदूषण है। लेकिन देखिए कि इसमें हवा प्रदूषण को अगर रोकना है तो इस हवा प्रदूषण को रोकने के लिए हमें पेड़ों का होना आवश्यक है। यह विषय आज ही नहीं बल्कि इससे बहुत साल पहले शास्त्रज्ञों ने आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया है। इसलिए अनेक तरीकों के माध्यम से किसी की जन्मतिथि मनाई जाती है, जन्मदिन मनाया जाता है, शुभ विवाह के समय में या हर समय जबकि कोई कार्यक्रम होता है, कॉलेज में होता है, बाहर कहीं छोटे बड़े कार्यक्रम जब होते हैं, या आजकल हम अभिनेताओं को भी पेड़ लगाते हुए दिखाई दे, जबकि टीवी के माध्यम से हम देखते हैं कि नए नए उपक्रमों के माध्यम से लोगों के मन पर एक बात जरूर बिंबित की जा रही है कि हमें पेड़ों की आवश्यकता है। मनुष्य के लिए पेड़ कितना फायदेमंद है ये बताने की आवश्यकता पड़ने लगी है, क्योंकि आबादी बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई आबादी के कारण मनुष्य अपने नए नए घरों को बांध रहा है और उसे निर्मित करते समय जो पेड़ों की कटाई होती है या नए नए रास्ते बनाते समय बड़े बड़े पुराने पेड़ों को कटवाया जाता है, तब उस वक्त जो नुकसान होता है उस नुकसान को हम याद नहीं रखते हैं या उसे सोचना भी नहीं चाहते हैं। कुछ ऐसी ही बात कि पेड़ होने से क्या होता है, पेड़ों का महत्व क्या है। अब आप लोगों को बार बार ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि पेड़ होने से क्या होता है, पेड़ों से हमें क्या क्या मिलता है। उनकी जड़ों से तक नहीं, उसकी ठूंठ से नहीं, उनके पत्तों से नहीं, उसके फूल से नहीं, बल्कि क्या क्या पेड़ मनुष्य के लिए क्या क्या नहीं देता है, यह आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। वो तो कल्पवृक्ष है, हमें छांव देता है, हमें ऑक्सीजन देता है, जो कि इस हवा में जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसका शोषण करता है। मनुष्य के लिए जिंदा रहने के लिए जो ऑक्सीजन की आवश्यकता है, प्राणवायु होता है, उस प्राणवायु को वो दे देता है। कि इतने अच्छे पेड़ मनुष्य के काम में आने वाले, उसे जीवनदायी देने वाले, इस पेड़ के साथ मनुष्य क्या खिलवाड़ कर रहा है, कुछ ऐसी बातें हमें कुछ उसके लिए सोचना है।
पाठ का परिचय। प्रकृति मनुष्य के जीवन का स्पंदन है, स्पंदन, धड़कन, और पेड़ इस स्पंदन का पोषक तत्व है। और यह जो धड़कन है, हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, ये जो है ये पोषक तत्व है। हम सांस लेते हैं छोड़ते हैं, मनुष्य के जिंदा रहने के लिए पेड़ उतने ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। पेड़ मनुष्य का बहुत बड़ा शिक्षक है ही, क्योंकि पेड़ हमें सिखाता है कि त्यागी वृत्ति। वो फल खुद नहीं खाता है, वो छांव देता है, वो कड़ी धूप में भी खड़ा रहता है लेकिन लोगों को छांव देता है। ऐसे अनेक भाव जो कि मनुष्य में दिखाई देते हैं, उसी तरह से अनेक भाव वह पेड़ हमें अध्यापक के नाते सिखा देता है। पेड़ और मनुष्य के बीच पुरातन संबंध रहा है, इसलिए हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में कोई ऐसा त्योहार नहीं है कि उस त्योहार में पेड़ों की पूजा की नहीं है। पेड़ों का महत्व उसके पत्तों से लेकर उसके फूलों से लेकर, जबकि हर बात में पूजा अर्चना में उसका महत्व है। पेड़ ने भारतीय संस्कृति को जीवित रखा और मनुष्य को संस्कारशील बनाया है। पेड़ मनुष्य का हौसला बढ़ाता है, उसे ढाढ़स दे देता है, समाज के प्रति दायित्व और प्रतिबद्धता का निर्वाह करना सिखा देता है कि मुझे, जबकि मैं एक समाज का हिस्सा हूँ। समाज यानी कि एक व्यक्ति से समाज नहीं बनता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा आ जाते हैं तब वह समाज बनता है। और जबकि उस व्यक्ति को ये पेड़ जैसे वो ढाढ़स दे देता है, हौसला बढ़ाता है, उसी तरह से उसका जो दायित्व यानी कि जिम्मेदारी कि समाज के प्रति मेरे कुछ कर्म है, मेरी कुछ जिम्मेदारी है, उसको निर्वाह करना वह सिखाता है। सच्ची पूजा का अर्थ समझाया है। कवि ने मनुष्य जीवन में पेड़ की विभिन्न आर्थिक भूमिकाओं को स्पष्ट करते हुए उसके होने की आवश्यकता की ओर संकेत किया है। सब कुछ दूसरों को देकर जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। ये तो त्याग की भावना, साधु संतों की तरह निस्वार्थ भाव से सब कुछ दे देना, अपने लिए कुछ भी नहीं रखना है, ऐसी ही कुछ भावना हमें इस कविता के माध्यम से आप लोगों के समक्ष रखनी है। पहला हिस्सा है, आदमी पेड़ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, ये बात तो बिल्कुल सच है। कल अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था एक पेड़ को, तब मैं महसूस कर रहा था पेड़ होने का अर्थ। मैं सोच रहा था आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। या यूं कहूं कि आदमी सिर्फ आदमी है, वो पेड़ नहीं हो सकता। देखिए पहले हिस्से में ही कवि ने क्या बताया है कि मनुष्य पेड़ नहीं हो सकता। कवि मुकेश गौतम जी ऐसे ही अपने घर से बाहर, खिड़की से बाहर ऐसे ही आराम से बैठे थे और देख रहे थे। उन्होंने कहा कि कल मैंने अपने कमरे की खिड़की के पास बैठकर जब मैं निहार रहा था यानी कि देख रहा था, तब एक पेड़ की तरफ उनकी दृष्टि चली गई। तब उन्होंने महसूस किया कि पेड़ होने का अर्थ क्या है। वह सोच रहे थे आदमी कितना भी बड़ा क्यों न हो जाए, लेकिन वह पेड़ की तरह बड़ा नहीं हो सकता। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता है। आदमी सिर्फ आदमी है, वह पेड़ नहीं हो सकता है। इसी तरह से जबकि कवि अपने घर के भीतर बैठे बैठे ऐसी सोच उनके दिमाग में क्यों आई होगी कि आदमी पेड़ नहीं हो सकता, कि पेड़ कितना अलग अलग तरह के पेड़ होते हैं, बौने होते हैं, ऊंचे होते हैं, मोटे होते हैं, फल वाले होते हैं, फूल वाले होते हैं, लेकिन हर एक पेड़ मनुष्य को कुछ ना कुछ देता रहता है। ये सोच उसके दिमाग में आ गई। अब आगे
चलकर हमें ये देखना है कि हौसला है पेड़, हौसला कि वह हमें तुम आगे हो, आगे लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, ढाढ़स दे देता है, जैसे हमारे माता पिताजी है उसी तरह से। अंकुरित होने से ठूठ हो जाने तक, आंधी तूफान हो या कोई प्रतापी राजा महाराजा, पेड़ किसी के पाँव नहीं पड़ता है। जब तक है उसमें सांस, एक जगह पर खड़े रहकर हालात से लड़ता है। जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झीलियाँ, कोई पहाड़, भेड़िया, बाघ, शेर की दहाड़, पेड़ किसी से नहीं डरता है। अब देखिए, हौसला है पेड़, ढाढ़स होता है पेड़, कितना खुद ढाढ़सी होता है, और वह अपना गुण आदमी को भी सिखा देता है कि मेरे जैसे तुम भी बनो। चाहे आंधी हो, तूफान हो, हर समय कड़ी धूप हो, हर समय वह कितना भी तूफान आ जाए, लेकिन वह सारे तूफानों को झेलता हुआ इतनी कड़ी बारिश में, कड़े धूप में वह किस तरह से अपना अस्तित्व टिकाए बनाए रहता है। अंकुरित होने से, जबकि बीज का अंकुर हो जाता है, धीरे धीरे समय के साथ साथ वो पेड़ बन जाता है। छोटे से लेकर बड़े होने तक, आंधी हो या तूफान या कोई भी प्रतापी राजा, जबकि वो पेड़ कभी किसी राजा के, महाराजा के पैर छूने के लिए नहीं जाता है, जब तक कि उसमें सांस है। जब कोई, जैसे बिजली कड़कड़ आवाज़ करती है, कभी किसी पेड़ पर वह गिर जाती है, तब वो पेड़ गिर जाता है, या फिर किसी के काटने से उस पेड़ की मौत हो जाती है। चाहे किसी भी हालात में एक जगह पर खड़े होकर रहकर, जहाँ भी खड़ा हो, सड़क, झील या कोई पहाड़ हो, जबकि कोई भेड़िया हो, कोई शेर हो, कोई वाघ हो, उसकी दहाड़ भी सुनने के लिए मिलती है। पेड़ किसी से नहीं डरता है। देखिए बच्चों, हम आज यहाँ पे आप लोगों के सामने ये जो छोटी सी कविता है, पहला हिस्सा है, इस हिस्से में हम यहाँ तक आप लोगों को समझा कर कि पेड़ होने का अर्थ क्या है, मनुष्य के जीवन में पेड़ का महत्व कितना है, या ये पेड़ जो कि निस्वार्थ भाव से, किस तरह से त्यागी भाव से समाज को बहुत कुछ देते रहते हैं, लेकिन ये मनुष्य उसके साथ किस तरह का बर्ताव करता रहता है। ये पेड़ खड़े अपने तने पर रहते हैं, लेकिन वह चरमराते हैं, आवाज़ देते हैं, दोस्तों के साथ दोस्ती बनाते हैं, दुश्मनों के साथ भी दोस्ती ही बनाते हैं। ये हौसला देने वाले ये पेड़ हमेशा, चाहे आंधी हो, तूफान हो, चाहे कोई भी बड़ा जानवर जंगल से दहाड़ मारता है, फिर भी वह अपने तनों पर खड़ा होता दिखाई देता है। धन्यवाद।